Hello friends, welcome to PU Sir Physics. Today our topic is electromotive force. तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म से जानते हैं कि भाई EMF। और देन आप हमको स्टडी करना है कि भाई सेल के बारे में। तो अब सेल के बारे में भी केमिस्ट्री में आप अच्छे से आप स्टडी करके आए हो, पर आपको अभी समझना है कि भाई फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है, एक पोटेंशियल की लैंग्वेज में अभी आपको समझना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कि भाई EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसको बोलते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, वो कौन सी फोर्स होती है, उसके बारे में आपको स्टडी करना है। बट वो स्टार्ट करने से पहले हमने अभी तक कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हमने डिराइव की, वो हम एक लिस्ट बना देते हैं, ठीक है। तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटी डिराइव की बाई करंट I इक्वल्स टू डेल्टा Q अपॉन डेल्टा T। ध्यान आप हमने फाइंड आउट किया था करंट डेंसिटी, J इज इक्वल्स टू करंट पर यूनिट एरिया। देन हमने फाइंड आउट किया था एक ड्रिप वेलोसिटी VD इज इक्वल्स टू E अपॉन M इनटू टाउ, एंड टाउ इज द रिलैक्सेशन ऑफ टाइम। और करंट डेंसिटी और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप हमने निकाला था NEVD, और करंट और ड्रिप वेलोसिटी का रिलेशनशिप I इज इक्वल्स टू NEAVD। देन आफ्टर एक ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ पहले हमने देखते कि भाई V इज इक्वल्स टू IR। देन आपने ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में निकाला था J इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू E, एंड सिग्मा इज कंडक्टिविटी। देन आपने रेजिस्टिविटी का हमने इक्वेशन निकाला था रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। देन आपने मोबिलिटी का इक्वेशन U इज इक्वल्स टू VD अपॉन E। और हमने देखा था कि भाई टेम्परेचर का इफेक्ट एक मटेरियल में क्या होती है, तो हमारा मीन्स के जो मेटल का होता है, एक कंडक्टर होता है, उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा हो जाती है अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तब। तो उसकी वैल्यू हम निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन निकाला था R इज इक्वल्स टू R नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज द थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टिविटी। वो भी सभी मेटल के लिए सभी डिफरेंट होती है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल लिया था, तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती थी। देन आफ्टर हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया था, तो सेमीकंडक्टर में हमने देखा था कि भाई उसका रिलैक्सेशन टाइम मीन्स के टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। अगर डिक्रीज हो जाता है तो हमारी उसकी रेजिस्टिविटी क्या होनी चाहिए भाई, इंक्रीज होनी चाहिए। बट हम देखते हैं कि भाई उसकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है। वाई? बिकॉज एट द हाई टेम्परेचर्स द फ्री इलेक्ट्रॉन इज बिकम मोर। ओके, तो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। किसकी कंपेरिजन में ज़्यादा होती जाती है? रिलैक्सेशन टाइम की कंपेरिजन में वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ओके, तो इसलिए उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देन आप हमने एक इंसुलेटर का क्या हो जाता है कि भाई ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होकर इसमें से वो करंट को फ्लो इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो वो इंसुलेटर ब्रेक डाउन जब होगा, कब होगा? एक हाई टेम्परेचर पे होगा। ओके, देन आप हमने एक कलर कोडिंग सिस्टम के बारे में स्टडी किया था कि भाई फर्स्ट रिंग इज रिप्रेजेंट ऑफ द फर्स्ट डिजिट, एंड सेकंड रिंग इज द इंडिकेटर ऑफ द सेकंड डिजिट, एंड थर्ड रिंग इज इंडिकेटर ऑफ द ऑर्डर, एंड लास्ट रिंग इज इंडिकेटर ऑफ द मींस के टॉलरेंस। उसको हम बोलते हैं एक सिंपल सी एक एरर। ओके, देन आप हमने फाइंड आउट किया था कि भाई सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन, देन आप मिक्स कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कनेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, और पैरेलल कनेक्शन में उसका एरिया इंक्रीज होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू भाई डिक्रीज हो जाती है। ओके, तो उसमें अभी आपको मालूम ही होगा कि भाई सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा करंट सेम होता है और पोटेंशियल डिफरेंस होती है। देन आफ्टर हमने मींस के जो हमारा पैरेलल कनेक्शन होता है उसमें पोटेंशियल सेम होती है, बट करंट डिवाइड होती है, बिकॉज वहाँ पे एक जंक्शन पॉइंट अवेलेबल होता है, और जंक्शन पॉइंट में से हमारी करंट डिवाइड हो जाती है। और मिस कॉम्बिनेशन में हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे, और सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के हमने एक करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट की थी, और पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाला था। देन हमने किरचॉफ का रूल्स देखा कि भाई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट में हमको किरचॉफ का रूल्स हम अप्लाई कर देते हैं। तो उसका 2 रूल्स था, वन इज अ जंक्शन रूल्स, एंड देन आफ्टर सेकंड इज अ वोल्टेज रूल्स। ओके, तो जंक्शन रूल्स क्या बताती है? एट दी जंक्शंस ऑल दी करंट इज द समेशन इज 0, एंड देन आफ्टर वोल्टेज रूल्स हमको क्या बताती है कि भाई any loop the potential difference is the all the element is the summation is 0. ओके, देन आफ्टर हमने एक दूसरा हमने स्टडी किया हुआ था कि भाई व्हिटस्टोन ब्रिज। तो व्हिटस्टोन ब्रिज क्या था? व्हिटस्टोन ब्रिज इज वन टाइप ऑफ द प्रिंसिपल, उसका यूज़ करके हम एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसका बेसिक मीन्स के व्हिटस्टोन ब्रिज एक बैलेंसिंग कंडीशन में होना चाहिए। तो बैलेंसिंग कंडीशन में होने की उसकी कंडीशन क्या थी कि भाई गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं पास आउट होना चाहिए। अगर गैल्वेनोमीटर में से करंट नहीं पास आउट होगा तो आपने देखा था कि भाई पोटेंशियल ऑफ द बी पॉइंट एंड पोटेंशियल ऑफ द डी पॉइंट सेम होना चाहिए। ओके, तो हमारा मिस के दोनों पॉइंट का पोटेंशियल में सेम कर दिया, तो उसमें से कोई करंट पास आउट नहीं होगी। तो हम क्या मान लेंगे कि व्हिटस्टोन ब्रिज इज अ बैलेंसिंग कंडीशन। तब हम हमारा इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे कि भाई R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4। इसमें से आपका वन रेजिस्टेंस अननोन होगा, ठीक है। तो हम उसको क्या बना देंगे भाई, सब्जेक्टिव बना देंगे, और उसकी वैल्यू हम आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज अ वन टाइप ऑफ द सर्किट।
एक वन टाइप ऑफ प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का यूज़ करके हम एक मीटर ब्रिज हम बनाया था, एक प्रैक्टिकल में हम यूज़ करेंगे। और मीटर ब्रिज में आपने देखा था कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, एक सिंपल सा एक वायर होता है, उसकी लेंथ 1 मीटर होती है, उसमें आप जो जॉयस्टिक को एक स्लाइडिंग करवाएंगे, और स्लाइडिंग करवाते वक्त आपका इसके जो डिस्टेंस पे आपका गैलोनोमीटर 0 रीडिंग बताएगा, वो आपकी एक L1 फाइनल होगी। दैन आफ्टर आपको L2 फाइनल करना है, तो 100 माइनस आपको L1 कर देना है। इससे आपको R3 पर R4 रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस बॉक्स में आपको एक R2 रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और R1 रेजिस्टेंस आपका एक अननोन था। ठीक है, तो R1 को आप सब्जेक्टिव बना के उससे भी आप मिस के रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल मिस के उसका यूज क्या हुआ, एक अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम एक व्हिटन ब्रिज का एक यूज करते हैं। पर व्हिटन ब्रिज क्या होना चाहिए, उसकी कंडीशन है कि भाई एक बैलेंसिंग कंडीशन होना चाहिए, मिस के गैलोनोमीटर में से करंट पास आउट नहीं होना चाहिए। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम स्टार्ट कर देते हैं टुडे अवर टॉपिक एक EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो बेसिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा उसको हमने नाम दे दिया कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ओके, तो उसको समझने से पहले आपको एक कन्वेयर बेल्ट की एक जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है वो आपको समझनी है। जैसे हमारा कन्वेयर बेल्ट मिसके कंटिन्यूसली क्या होता है कि भाई रोटेशन होता है। अगर वो कन्वेयर बेल्ट हमारा रोटेशन होता है, उसमें आप ऊपर खड़े हो जाते हैं, तो हम भी क्या करने लगते हैं भाई, ट्रैवल करने लगते हैं। आप मॉल में ट्रैवल करते हो ना, ठीक है, वैसे हम कन्वेयर बेल्ट पे खड़े हो गए, तो ऐसे हम ट्रैवल करने लगे, तो हमने क्या किया कि भाई वर्क डन हुआ, हमारा क्या हुआ भाई, वर्क डन हुआ। ऐसे उसकी जो लिंक होती है, वो लिंक आप मान लीजिए कि भाई वो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है, और सभी लिंक हमारा कौन सा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज पार्टिकल है। और बीच में हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक हमारा फैन लगा दिया, तो हमने एक यहाँ पे टीवी लगा दिया, चला। तो ऐसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन नहीं आता है, हमने अगले वीडियो में हमने चर्चा की थी, वो इलेक्ट्रॉन नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन की ओनली फॉर इम्पल्स आती है, इलेक्ट्रॉन का एक फोर्स आता है, इलेक्ट्रॉन का एक धक्का आता है। चला है, क्या करेगा वो एक इलेक्ट्रॉन को वो दूसरा इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ऐसे उसका एक इम्पल्स आता है, ऐसे इम्पल्स आएगा, और इम्पल्स में एक फोर्स होती है। वो फोर्स के कारण यहाँ पे हमारा जो टीवी और रेफ्रिजरेटर आपने कोई भी लगाया है डिवाइस, वो डिवाइस में एक इम्पल्स आएगी, वो इम्पल्स आएगी तो डिवाइस क्या करने लगेगी भाई, वर्क करने लगेगी। चलाया, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि भाई ऐसे आपका इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन के पास एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी होती है, इसलिए उसको क्या कर देती है कि भाई एक पुश कर देती है, और इसमें से वो पास आउट होके वो वापस ऐसे एक कन्वेयर बेल्ट में कंटिन्यूसली रोटेशन मोशन कर रहे हैं। ओके, तो इस कंडीशन में मिसके आपका जो सिस्टम मिसके वर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉन के पास क्या होनी चाहिए कि भाई सुफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। अगर आपने यहाँ पे रेजिस्टेंस रॉड लगा दिया, मैक्सिमम रेजिस्टेंस लगा दिया, तो ऐसे यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन उसको पुश नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल नहीं पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाएगा तो आपकी सर्किट क्या होगी भाई, आपकी सर्किट जो कंटिन्यूसली रोटेशन हो रही थी वो स्टॉप हो गई। चला, आपकी सर्किट स्टॉप हो गई। बिकॉज वाई बिकॉज दिस इज रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, दिस रेजिस्टेंस इज मैक्सिमम, तो इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी अवेलेबल नहीं थी। चलाया, इसलिए वो सर्किट क्या हो गई, क्लोज हो गई। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इलेक्ट्रॉन को एक सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी। वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कौन देगा भाई, आप उसको एनर्जी देंगे ना, हमको क्या लगाना पड़ेगा, कोई एक सोर्स लगाना पड़ेगा, सोर्स ऑफ एनर्जी हमको लगाना पड़ेगा, जो उसको क्या करेगा भाई, कंटिन्यूसली उसको एनर्जी देगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया, और यहाँ पे हमारा फैन था, तो फैन को उसके फैन में से उसने पास आउट कर लिया जैसे, तो उसकी एनर्जी क्या होगी भाई, यहाँ पे यूज़ होगी, फैन को रोटेट करने में उसकी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हो गई। तो उसके पास अभी एनर्जी नहीं है, तो वापिस ये जो इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेशन करवाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट में आप यहाँ पे भी एक सोर्स लगा सकते हो, यहाँ पे भी आप सोर्स लगा सकते हो। वो क्या करेगा भाई, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी देगा। का तो आप बता सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स लगाएगा, वो जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाए उसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। चला है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कौन लगाती है कि भाई, सोर्स लगाती है। तो आपका सोर्स बेसिक क्या होना चाहिए, कोई भी आप सोर्स यूज़ कर सकते हो, आपके नीचे में बहुत सारे सोर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, आप कोई भी सोर्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बट यहाँ पे हम कौन सा सोर्स यूज़ करने वाले, एक सेल का यूज़ करने वाले हैं। तो सेल का कंस्ट्रक्शन आप केमिस्ट्री में अच्छे से स्टडी करके आए हो कि भाई उसमें बेसिक क्या होता है कंस्ट्रक्शन में। तो पहले तो एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, देन आप एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होगा। इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आप H2SO4 भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, का तो आप HCl भी यूज़ कर सकते हो। जैसे आपका सेल का कंस्ट्रक्शन हो, ऐसे आप उसको यूज़ कर सकते हो। ओके, तो केमिकल रिएक्शन से, केमिकल रिएक्शंस में इसमें से एक एनर्जी निकलती है, दिस एनर्जी इज नॉन एज द केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, और इलेक्ट्रॉन में इसके कंटिन्यूसली रोटेशन होगा, और उसने क्या किया, यहाँ पे एक फैन को चलाया। इसके यहाँ पे जो हमारी इलेक्ट्रिक की केमिकल एनर्जी थी, दिस इज अ कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
क्यों इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई कि भाई यहाँ पे देखिए कि हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो को हम क्या बोलते हैं भाई, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हमारी जो बेसिक यहाँ पे हमारी एक स्टोरेज हुई थी केमिकल एनर्जी, दिस केमिकल रिएक्शन इज प्रोड्यूस एंड केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस एंड दिस केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप किस में कन्वर्ट करते हो भाई, यहाँ पे आपका डिवाइस है, वो डिवाइस मैकेनिकली वर्क करेगा। कादो का आपने यहाँ पे एक हीटर लगा दिया तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। कादो का आपने यहाँ पे एक स्पीकर लगा दिया, वो एक साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। चलिए आपने यहाँ पे कोई भी डिवाइस लगा दिया कि भाई इससे आपकी रिक्वायरमेंट आपकी सफिशिएंट हो। चलिए आप यहाँ पे हीटर लगा देते हो तो इसमें से रेडिएंट एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। आपने यहाँ पे फैन लगा दिया तो एक मैकेनिकल एनर्जी भी होती है। देन आपने इसमें से हीट भी प्रोड्यूस तो होती है, आपका फैन तो गर्म होता ही है। चलाए तो इसमें से थोड़ी एनर्जी आपकी लॉस भी हो जाती है। चला है ओके। तो आप इसके पूरी एनर्जी आप यूज़ नहीं कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं होती है, वो भी आपको मालूम है। ओके, तो बेसिक ये जो कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया था, दिस फिनोमेना इज नॉन एज द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बट उसको हम एक डीप में हम स्टडी करते हैं और इस सेल का कंस्ट्रक्शन भी हम स्टडी करते हैं। सेल में से ऐसी एनर्जी आई कहाँ से, वो क्यों ऐसी एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है ओके, तो चलो हम एक देखते हैं उसका कंस्ट्रक्शन भी। टुडे आवर टॉपिक इज ईएमएफ और सेल। तो बेसिक ईएमएफ क्या होती है कि मैंने आपको बताया कि भाई वो इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स है। जब आप इलेक्ट्रॉन को फोर्स देंगे तो हम उसको बोलेंगे भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, उसकी डेफिनेशन भी हम स्टडी करेंगे। ठीक है ओके, तो बेसिक इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम पहले एक्सप्लेन करेंगे भाई एक कन्वेयर बेल्ट के रिलेटेड। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले एक कन्वेयर बेल्ट की मैं यहाँ पे सिंपल सी एक फिगर में ड्रॉ करता हूँ। इसमें एक स्मॉल एक आपने एक यहाँ पे लिंक होती है। ठीक है, तो ये सभी लिंक आप क्या मानेंगे कि भाई ये सभी लिंक आपके एक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, यहाँ से यहाँ तक चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो जाते तो आप भी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हो क्योंकि वो कंटिन्यूसली एक इसके रोटेशन करती है ऐसे। तो आप यहाँ से ऐसे में इसके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करते हो तो आप पे कोई मिसके कोई वर्क किया हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि आपके पास मिसके एक मास होता है और आप यहाँ से ऐसे डिस्प्लेसमेंट किए तो क्या हुआ, वर्क डन हुआ ना। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी ऐसे मिस के कंटिन्यूसली रोटेशन होते हैं और यहाँ पे आपने कोई एक मिस के आपका डिवाइस लगा दिया तो ये इलेक्ट्रॉन ये सभी सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि भाई सभी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा और ये डिवाइस में क्या करेगा भाई फोर्स क्रिएट करेगा, वो डिवाइस को एक पुश करेगा। चला, वो डिवाइस क्या होती है, एक रेजिस्टेंस ही होती है ना, वो डिवाइस क्या होती है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करती है, बेसिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करता है उसको वो अपोज कर देती है। ठीक है ओके, तो उसको अपोज करेगा तो वो क्या करेगा भाई, इलेक्ट्रॉन के पास बहुत सारी एनर्जी होती है, वो बहुत सारी एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन इससे पुश करके भी यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होना चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पुश करना पड़ेगा तो उसके पास भाई एनर्जी होना चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है तो वो पुश कैसे करेगा, अगर वो पुश नहीं करेगा तो हमारा जो डिवाइस है हमारा मीन्स का यहाँ पे हमने फैन लगा दिया या तो हमने रेफ्रिजरेटर लगा दिया। ठीक है, तो ये कैसे वर्क करेगा, क्या रहा है आपको। ओके, तो ये डिवाइस को चलाने के लिए आपके जो इलेक्ट्रॉन है सर्किट में वो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होनी चाहिए भाई, एनर्जी होनी चाहिए। तो वो एनर्जी कौन देगा, वो एक सोर्स देगा। तो आपके पास नेचर में बहुत सारा सोर्स अवेलेबल है बट आप एक केमिकल सोर्स का यूज़ करते हो। तो आप वो डिवाइस कहाँ पे लगाते हैं, हमने डिवाइस यहाँ पे लगा दिया ऐसे। ठीक है, वो डिवाइस को हम क्या बोलेंगे भाई, सोर्स ऑफ एनर्जी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी हम उसको बोलेंगे। और सोर्स ऑफ एनर्जी हम एक सेल का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, एक सेल का। तो सेल की इनसाइड क्या होती है कि भाई केमिकल होती है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होती है। वो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के पास एनर्जी होती है, दिस एनर्जी इज नॉन एज द केमिकल एनर्जी। और केमिकल एनर्जी से वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, पुश करेगा। देखिए कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाती है, उसके पास एनर्जी है, बहुत ज़्यादा है एनर्जी। देन पर वो यहाँ से इसके रेजिस्टेंस लोड में से पास आउट होगी तो उसकी एनर्जी क्या हो गई भाई, ख़त्म हो गई। उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा यहाँ से यूज़ हो गई तो वो क्या करेगा, सोर्स उसको बुला के उसको एनर्जी वापस दे देगा। वो क्या कर देगा, वो कीपिंग एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, वो कीप एनर्जी उसको ट्रांसफर करते कंटिन्यूसली। तो वो इलेक्ट्रॉन मीन्स के ये जो हमारी सोर्स होती है उसके पास भी एनर्जी कंटिन्यूसली मिलनी चाहिए। तो ऐसा सोर्स हमारे पास एक मीन्स के सेल अवेलेबल है तो हम यहाँ पे एक सेल का यूज़ कर लेंगे। तो सेल ने क्या किया कि भाई यहाँ पे उसके पास केमिकल एनर्जी थी, वो केमिकल एनर्जी उसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मीन्स के रोटेशन करने लगेगा। यहाँ पे मैं पुली लगा देता हूँ ऐसे।
यहाँ पे एक दूसरी पुली में लगा देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली क्या करेगा भाई, रोटेशन करेगा। एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रोटेशन नहीं करता, इलेक्ट्रॉन का एक इम्पल्स रोटेशन करता है। यहाँ पे हमारा जो वर्क करता है ना, वो ओनली फॉर एक इम्पल्स वर्क करता है, एक धक्का, ठीक है। ओके, वो एक इम्पल्स है, वो क्या करेगी, हमारी मिस के डिवाइस मिस के स्टार्ट हो जाएगी। ओके ओके, तो आप ऐसा भी मान सकते हो कि भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाता है, बट इलेक्ट्रॉन तो ओनली फॉर ए ड्रिप होता है, वो 0.1 mm जितना ही ड्रिप होता है, क्या लाया। ओके, और उसकी ड्रिप वेलोसिटी बहुत कम है, इसलिए उसका इम्पल्स वहाँ पे पहुँच जाता है। इम्पल्स की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ होती है, वो भी मैंने आपको बताया था। ओके, तो यहाँ से जो मिसके जो कंटिन्यूसली क्या करता था, उसको एक केमिकल एनर्जी देता है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कंटिन्यूसली मिसके फ्लो होता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो पर सेकेंड होता है, उसको हम क्या मानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। तो यहाँ पे केमिकल एनर्जी आपकी एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप यहाँ पे सप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे एक हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे स्पीकर लगा दिया तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अगर आपने यहाँ पे कोई एक डिवाइस लगा दिया तो वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देगा आपको, ठीक है। तो बेसिक आपका प्रिंसिपल क्या हुआ, बेसिक आपका प्रिंसिपल आपको यही स्टडी करना है कि भाई केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे आपको मिली। तो बेसिक मैं यहाँ पे उसका प्रिंसिपल में लिख देता हूँ कि भाई वो कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है। तो उसका प्रिंसिपल क्या है कि केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, केमिकल एनर्जी आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ओके ओके, तो ये जो हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको क्या बोलेंगे भाई, सेल बोलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। तो सेल के पास इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल होते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल आप इसके H2SO4 भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है, और HCl भी आप यूज़ कर लेते हो। ओके, तो H2SO4 में बेसिक क्या होता है, वो आपको मालूम है कि भाई इसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 SO4 होते हैं। उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, उसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, उसके पास -2 चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव पॉजिटिव +2 हो गए और उसका -2, और जब H2SO4 बनता है तो उसके पास जो एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है, आप मान लीजिए भाई सपोज के -15 है। कितनी है, -15 है। बेसिक मैंने आपको इसका एक एग्जांपल दे के मैंने दिया है, उसकी परफेक्ट वैल्यू मैंने आपको नहीं दी हुई है, ठीक है। इसके केमिकल के पास इतनी एनर्जी होती है, H2SO4 के पास -15 जूल एनर्जी होती है। देन आप जो SO4 है ना, तो SO4 में इसके S2 के पास भी रहना चाहता है और Zn के पास भी, क्योंकि Zn के पास +2 होता है और SO4 के पास -2 होता है। तो ZnSO4 जो मिलेगा, तो ZnSO4 की वैल्यू उसका माइनस का मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो जाएगा, माइनस का मैग्नीट्यूड उसका इंक्रीज हो गया। बट आप क्या बता सकते हो कि भाई ZnSO4 के पास एनर्जी कम है और उसके पास एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि वो नेगेटिव में उसकी एनर्जी ज़्यादा है ना। इसलिए बेसिक आप क्या बता सकते हो कि भाई ZnSO4 में के पास एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी कम है, सॉरी ZnSO4 के पास एनर्जी कम है और H2SO4 के पास एनर्जी ज़्यादा है। तो आपका जो SO4 है, तो SO4 को आपने बताया कि भाई आप H2 के प्लस लेना चाहते हो या Zn के प्लस लेना चाहते हो। तो बेसिक आपका कोई भी नेचर का कोई भी पार्टिकल है ना, वो लो एनर्जी लेवल पे रहना चाहता है। कहाँ पे रहना चाहता है, एक लो एनर्जी लेवल पे, ठीक है। तो SO4 कहाँ पे रहेगा भाई, ऑब्वियसली Zn के पास ही रहेगा ना, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है भाई, लो है। और इन दोनों में से कौन सा स्टेबल है, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, वो आपको समझना है। देखिए कि भाई H2SO4 को अगर आपको ब्रो करना है तो ये -5 को आपको 0 करना पड़ेगा, -15 को आपको 0 करना पड़ेगा। -15 को 0 करने से आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 15 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। 15 जूल आप प्लस एनर्जी दे देंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, वीक हुई। और इस देखिए यहाँ पे आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, +20 देनी पड़ेगी। तो इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्या है। और उसका लो एनर्जी लेवल पे उसका एनर्जी में इसके SO4 आप Zn के साथ कनेक्ट करेंगे तो उसका एनर्जी लेवल भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो SO4 को आपने चॉइस दिया कि भाई आप H2 के पास रहना चाहते हो कि Zn के पास रहना चाहते हो, तो ऑब्वियसली वो किसके साथ रहेगा भाई, Zn के साथ रहेगा और Zn SO4 बना देगा, क्या है आपको, क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है, उसकी एनर्जी क्या है, लो एनर्जी है। ओके, देखिए कि भाई आपका इलेक्ट्रॉन है ना, वो इलेक्ट्रॉन इसके कैसे आपका आपने मान लिया कि भाई आपका सोर्स है वो सेल होता है और सेल के पास 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है हमारा नेगेटिव टर्मिनल। तो आपने क्या मान लिया कि भाई हमारा पॉजिटिव चार्ज है ना, वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ऐसे चला गया और ऐसे चला गया और उसने यहाँ पे वर्क कर लिया और यहाँ पे आके रुक गया। बट यहाँ पे आके वो रुकता नहीं है, वो क्या होता है कि भाई इनसाइड में से भी वैसे चलता है। तो ये हमारा बैटरी का इनसाइड है।
तो हमारा करंट मीन्स के हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे चलता है, ये आउटसाइड है, आपका ये आउटसाइड है। तो हम जो देखते हैं ना वो बैटरी के इनसाइड का नहीं देख पाते, हम ओनली फॉर क्या देख पाते हैं, एक आउटसाइड का नेचर हम देख पाते हैं, ठीक है। तो अभी आउटसाइड में हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा बैटरी में से पॉजिटिव चार्ज एक पॉजिटिव टर्मिनल में से आया, वो नेगेटिव टर्मिनल में चला गया। बट इनसाइड क्या होता है, इनसाइड हमारा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव चलता है, चला है। इनसाइड हमारा पॉजिटिव चार्ज कैसे चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आउटसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव चलता है, ठीक है। और अगर आपको कोई ऐसा बोले कि भाई आपका चार्ज कैसे चलता है, तो आप क्या क्वेश्चन करोगे, भाई आउटसाइड के इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड की भी डायरेक्शन डिफरेंट है और इनसाइड की भी डायरेक्शन डिफरेंट है। बट उसको क्या करना है कि कंप्लीट वन रोटेशन कंप्लीट करना है, उसको क्या करना है कि कंप्लीट आपको साइकिल ऐसी चलानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, कंटिन्यूसली फ्लो करवाना पड़ेगा ना। तो आप इनसाइड भी फ्लो करवाते हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, और आउटसाइड कैसे फ्लो होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव, तो वो कैसे फ्लो होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, और इनसाइड पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। बट आपकी करंट की डायरेक्शन कौन सी होती है, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल आपकी करंट की फ्लो ऐसी होती है, और इनसाइड बैटरी की इनसाइड करंट की फ्लो क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। वो आपको याद रखनी है, ख्याल आया। वो आप बेसिकली आपको याद रखने की कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप ऐसा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर देंगे तो आपको याद ही रह जाएगा कि आउटसाइड में होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड में क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। आपके हाउस में जो आपकी जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है वो कहाँ से आ रही है, कि पावर स्टेशन में। तो पावर हाउस स्टेशन में क्या होगा, एक जनरेटर होगा, जनरेटर क्या करेगा, वो कंटिन्यूसली वो इलेक्ट्रॉन को क्या करती है भाई, पुश करती है। ओके, तो जनरेटर में इनसाइड भी हमारी इलेक्ट्रिक करंट तो पास आउट होती है, जितनी आउटसाइड में इलेक्ट्रिक करंट है ना, इतनी इनसाइड पे इलेक्ट्रिक करंट होगी। ख्याल आया आपको, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू चेंज नहीं हम कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक करंट की चेंज कर पाएंगे तो उसकी यहाँ पे कोई करंट की वैल्यू कम होगी, यहाँ पे करंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, ऐसा कोई पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक कंटिन्यूटी का रूल्स है, कंटिन्यूटी का रूल्स हमको क्या बोलती है कि जितनी आप क्वांटिटी को इनपुट करते हो इतनी क्वांटिटी आपको आउटपुट मिलती है। वहाँ पे कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं है भाई, यहाँ पे कोई स्टोरेज अवेलेबल नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉन को भाई स्टोरेज कर ले। क्या है वो, तो जितना इलेक्ट्रॉन आएगा इतना इलेक्ट्रॉन उसको वापस दे देगा। इसलिए आपका यहाँ पे भी जितना करंट है इतना ही आपको आउटसाइड पे करंट है। ऐसा नहीं है कि भाई इनसाइड पे करंट कम है और आउटसाइड में करंट ज़्यादा है, ऐसा नहीं हो सकता। ख्याल आया। तो जनरेटर के पास, जनरेटर में से जो इनसाइड में करंट जाएगी वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाती है, वही करंट हमारे आउटसाइड में भी होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ। ओके, तो ध्यान पर हमको क्या स्टडी करना है कि भाई सेल का एक बेसिक हमको कंस्ट्रक्शन के बारे में हमको स्टडी करना है। तो सेल का बेसिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि भाई हम पहले एक वेसल कंसिडर कर लेते ऐसे, ओके, और उसके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो उसके पास इलेक्ट्रोड होते हैं, और वो वेसल में हमने इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हमने डाल दिया, हमने इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हमने यूज़ कर लिया H2SO4। ध्यान आप यहाँ पे एक हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, वो इलेक्ट्रोड हमारा था Zn, ये इलेक्ट्रॉन हमारा था Zn, ठीक है। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा कि भाई आपका Zn किसके साथ रहना चाहता है, ZnSO4 के साथ रहना चाहता है, ठीक है। तो ये जो केमिकल है H2SO4, तो केमिकल में क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन से उसमें एक H2 प्लस हो जाएगा, देन आफ्टर SO4 - 2 होगा। तो SO4 - 2 है, और Zn के साथ क्या कर लेगा भाई, कॉम्बिनेशन बनाने का। पर अभी तो Zn क्या है कि भाई Zn पहले आयन की टर्म में होना चाहिए, बट अभी तो Zn एटम की टर्म में है। तो एटम के पास कितना चार्ज होता है, 0। एटम के पास कितना चार्ज होता है, 0 होता है, ठीक है। तो उसको क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन होना पड़ेगा, ठीक है। तो आयोनाइजेशन करने के लिए देखिए कि भाई उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, Zn, और उसको बनना है Zn++, मीन्स के Zn+2 बनना है। तो उसको क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसने क्या कर लिया, अपनी खुद की तैयारी उसने कर ली कि भाई उसमें से इलेक्ट्रॉन को उसने आउटसाइड ऐसे अपने रख दिया, बट अभी इलेक्ट्रॉन चला नहीं। क्यों नहीं चला, क्योंकि यहाँ पे तो एटमॉस्फेयर आ गया। एटमॉस्फेयर में आपका चार्ज पार्टिकल नहीं चलता, क्योंकि वो क्या होती है, इंसुलेटर होती है, ठीक है। हमने आगे उसको रास्ता नहीं दिया, बट वो निकालना चाहती है, वो क्या बनना चाहती है Zn++। क्यों, क्योंकि वो ZnSO4 के साथ वो कॉम्बिनेशन बनानी चाहती है, बट SO4 के साथ -2 चार्ज है, तो Zn के पास क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो Zn के प्लस होने के लिए उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को उसको निकालना पड़ेगा। चला है, ऐसा उसका कॉम्बिनेशन होता है। बाद में हमने क्या किया कि ऐसे उसको ऐसे रास्ता दे दिया। हमने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस रख दिया, और बीच में हमने एक ऐसी की रख दिया। ध्यान पर हमने यहाँ पे एक दूसरा इलेक्ट्रोड रख दिया, एक कॉपर का था, वो क्या था, कॉपर का था, ठीक है। ओके, बट अभी तक आपका जो इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ तक आएगा, बट यहाँ पे तो आपकी की क्या है, ओपन है, इसलिए आपका इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ से इसे फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। इसलिए आपका यहाँ पे अभी भी ZnSO4 नहीं बनेगा। अब मैं आपको फिजिक्स की टर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए कि भाई जेरॉन को जब आप एक मीन्स के इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में आप डिप करते हो, तब उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन आ गया, देखिए यहाँ पे क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, ख्याल आया आपको। और ये H2SO4 कहाँ पे चले जाते हैं, SO4 अगर यहाँ पे आएगा तो H2+ कहाँ पे चले जाएगी, Cu के पास। अगर वो Cu के साथ वो कांटेक्ट कर लेगी तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो हमारा जो Cu इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल हो जाता है, उसका पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है और Zn का पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है। ख्याल आया कि भाई वेन एवर द Zn इलेक्ट्रॉन इज अ डीप इन द इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल इज हैव द पोटेंशियल इज डिक्रीज, उसका पोटेंशियल इसके डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, नेगेटिव हो जाता है और उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाता है। वो कब पॉसिबल है, जब यहाँ पे आप की को इंसर्ट करेंगे तब। जैसे ही आपने यहाँ पे की को इंसर्ट की तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो उसका Zn में से किस में कन्वर्ट हो गया, Zn++ में। अगर वो Zn++ में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ से SO4 ने क्या कर लिया कि भाई Zn के साथ कॉम्बिनेशन बना दिया और उसने बना दिया यहाँ पे Zn++ प्लस SO4-2 ZnSO4। चला आया, तो यहाँ पे क्या बना, ZnSO4। भाई ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है इसमें रिमेनिंग एलिमेंट कौन सा रह गया, H2 रह गया। तो H2 क्या करेगा, H2 इसके Cu के साथ कॉम्बिनेशन बना देगा और यहाँ पे H2 Cu नहीं बनाएगा, पर वो H2 के पास तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो Cu को दे देगा। ख्याल आया आपको, वो 2 पॉजिटिव को क्या कर देगा, Cu को दे देगा। यहाँ पे H2SO4 का क्या होगा, H2SO4 का देखिए 2H हो गया, देन आफ्टर यहाँ पे SO4-2। ओके, तो ऐसा उसका कंस्ट्रक्शन हो गया। तो SO4 ने Zn के साथ कॉम्बिनेशन बना के ZnSO4 बना दिया। और ये यहाँ पे H2 क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ऐसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मिल गए। तो उसके H2 के पास इसके H2 था, 2 पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो उसके साथ कॉम्बिनेशन बना के वो क्या बना देगा भाई, H2 गैस बना देगा। क्या रहा है, तो 2H++ और +2 इलेक्ट्रॉन मिलके वो क्या बना देगा, H2 गैस बना देगा और H2 गैस का बबल्स यहाँ पे निकल के एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। ख्याल आया आपको। बेसिक कंस्ट्रक्शन देखिए, इनसाइड क्या होता है, इनसाइड SO4 पहले देखिए SO4 यहाँ वाले थे, वो यहाँ के साथ में इसका कॉम्बिनेशन बना के ZnSO4 बन गए। तो ZnSO4 बना गए तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आए, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे Cu के साथ कॉम्बिनेशन बन के H2 गैस बना दिया और वापस यहाँ पे एक SO4 यहाँ से आएंगे और यहाँ से एक SO4 आएंगे, SO4 आएंगे। तो बेसिक हमारे इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल में कौन ट्रैवल करता है, एक नेगेटिव आयन ट्रैवल करता है। कौन ट्रैवल करता है, नेगेटिव आयन, उसके पास नेगेटिव चार्ज भी अवेलेबल है। तो हमारा बेसिक में इसके नेगेटिव चार्ज भी ट्रैवल करता है। नेगेटिव चार्ज में इसके SO4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनाइट में ट्रैवल करेगा, ZnSO4 बनेगा, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और H2+ को वो बना देगा H2 गैस और उसकी बबल्स यहाँ पे निकल जाएगी। क्या आया। तो कंटिन्यूसली एक साइकिल कंप्लीट होने से क्या होती है कि भाई SO4 डिक्रीज हो जाती है और हमारा Zn भी डिक्रीज हो जाता है। क्या आया। ओके, तो ये सेल आपकी कब तक चलेगी, ये सेल आपकी कब तक चलेगी। देखिए मैं यहाँ पे आपकी जो सर्किट में जो फ्लो हो रही है ना, वो कंप्लीट एक साइकिल ही बन रही है, आप देख पाते हो। देखिए यहाँ पे आपका SO4 यहाँ पे था, देन आपने यहाँ पे आ गए, देन आपने यहाँ पे, देन आपने यहाँ पे। SO4 के पास बेसिक क्या होता है भाई, नेगेटिव चार्ज। देन आपने नेगेटिव चार्ज ऐसे चला गया और ऐसे यहाँ पे पूरी सर्किट में आया और यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस रख दिया, तो रेजिस्टेंस को क्या कर देगा, उसको पुश कर देगा और ये हमारा लोड भी रेजिस्टेंस चला। ओके, तो ऐसे नेगेटिव चार्ज आए और Cu के पास आए और यहाँ पे हाइड्रोजन को मिला और हाइड्रोजन इसका H2+ था, H2+ था, उसका बन दिया भाई H2, उसमें से एक बबल्स आपकी निकल गई और वापस से आपका इलेक्ट्रॉन चलता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कैसे चलता है, देखिए इलेक्ट्रॉन इंसर्ट चलता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज है ना, उसका पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव, उसका पोटेंशियल है डिक्रीज। तो हमारा इलेक्ट्रॉन इंसर्ट चला नेगेटिव टू पॉजिटिव, सॉरी पॉजिटिव टू नेगेटिव और आउटसाइड चला नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये हमारे आउटसाइड की सर्किट है। हम क्या देख सकते हैं, ओनली फॉर ए पॉजिटिव में वो नेगेटिव टर्मिनल हम देख सकते हैं, बट इनसाइड का स्ट्रक्चर हम नहीं दे सकते, वो पूरे का पूरा बंद होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए ए वाली रोटेशन में हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है, आउटसाइड नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी कैसे चलता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन आफ्टर पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड। तो ऐसे यहाँ पे हमारा मिसके कंटिन्यूसली हमारा चलता है। ठीक है, ओके, एचसीएल कब तक चलेगा, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि क्या है कि भाई एचसीएल कब तक चलेगा, वो कंटिन्यूसली चलता ही रहेगा या तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा, भाई डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर वो डिस्चार्ज हो गया तो इसमें से कौन सी क्वांटिटी आपकी खत्म हो जाती है। यहाँ पे आप कंटिन्यूसली यूज़ क्या कर रहे हो, SO4 यूज़ कर रहे हो, कंटिन्यूसली आप क्या यूज़ कर रहे हो, SO4। तो SO4 किस में होता है भाई, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल में होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डिक्रीज हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट में इसके H2SO4 यहाँ पे डिक्रीज हो जाते हैं। और दूसरी बात, इसके Zn भी आप यूज़ कर ले हो तो Zn का इलेक्ट्रोड भी आपका डिक्रीज हो जाता है, बट Cu का कोई डिक्रीज नहीं होता है। क्या रहा है, तो इसमें से आपका डिस्चार्ज होने के लिए इसके H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट में आपकी खत्म हो जाती है। देन आफ्टर आपका Zn का रोड भी खत्म हो जाने से आपका इसके सेल डेयर हो जाता है, वापस आपको इसके रिचार्ज करना पड़ेगा। ओके,
देन आपने देखिए ये जो SO4 है ना, SO4 यहाँ से जाती, ये जो रेजिस्टेंस आपने R लगाया है और एक्सटर्नल सर्किट में लगाया है, इसलिए उसका मैंने नाम क्या रख दिया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इनसाइड कोई रेजिस्टेंस होता है क्या? देखो SO4 यहाँ से ऐसे आती है, तो उसको कोई उसका जो फ्लो हो रहा है, तो इसकी फ्लो का कोई अपोज कर रहा है, ऑब्वियसली कर रहा है। कौन कर रहा होगा भाई? S2 के पास कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, तो S2 उसको आसानी से नहीं जाने देगा, क्या है, तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा। इस सेल में क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो इंटरनल रेजिस्टेंस कौन बनाता है? इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल बनाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के पास H2 होता है, ठीक है। तो SO4 के साथ में इसके कोलिजन करेगा, और कोलिजन करेगा तो उसका मिसके रोज रास्ते में उसका आपका जो फ्लो हो रहा था, वो फ्लो को उसने अटका दिया, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं भाई? एक हम इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरनल हो रहा है, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस में मान लिया सपोज के स्मॉल r, तो हम इंटरनल रेजिस्टेंस के हम डेफिनेशन लिख देते हैं। तो इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कौन बना रही है? क्या भाई? इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल बना रही है, ठीक है। ओके, हमको डेफिनेशन बनानी है इलेक्ट्रोलाइट की। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हम किसको बोलेंगे? रेजिस्टेंस क्रिएटेड बाय, कौन वो क्रिएटेड करता है? कि भाई इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल करती है, ठीक है। क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट टू द मूविंग आयन इनसाइड सेल, ठीक है। और इनसाइड सेल में हमने देखा कि भाई हमारा मिस का SO4 था, वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल में जाता था, ठीक है। तो उसको रास्ते में क्या मिलेगा? मिस के एक इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के पास एक H2 होता है, उसके साथ वो कॉम्बिनेशन बना लेगा, ठीक है। इसलिए उसका जो फ्लो हो रहा था, वो फ्लो का अपोज हो रहा था, उसको हम बोलेंगे भाई इंटरनल रेजिस्टेंस। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह पे डिपेंडेंट है, उसका हमको फैक्टर के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि भाई फैक्टर, उसका फैक्टर हम स्टडी करेंगे। फैक्टर ऑन विच इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड, मीन्स का आपका इंटरनल रेजिस्टेंस किसकी वजह पे डिपेंडेंट है, वो आपको मीन्स के देखना है। देखिए कि हमारा कंस्ट्रक्शन सिंपल सा ऐसे था, तो SO4 को इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। और आप जानते हो कि भाई हमारी जो रेजिस्टेंस होती है ना, वो रेजिस्टेंस एक इसके डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, R इज राइटली प्रोपोर्शनल टू L। ऐसा आपने देखा कि भाई R इज राइटली प्रोपोर्शनल टू L होता है। तो मैंने क्या कर लिया कि भाई ये जो इलेक्ट्रोलाइट का डिस्टेंस इतना था, तो मैंने इतना कर दिया। अभी उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा भाई? इतना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने से उसको मोर नंबर ऑफ कोलिजन ज़्यादा करना पड़ेगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा भाई? ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगा, ख्याल आया? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। देन आप देखिए सेकंड रीजन देखिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन को आपने इतना डिप किया, इतना, और मैंने इतना डिप कर दिया। तो आपने ज़्यादा डिप किया इतना, देखिए यहाँ पे मैं एक वापस में ड्रॉ करता हूँ, यहाँ तक आपने डिप कर दिया इतना सा। तो एरिया देखिए, एरिया क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। अगर एरिया इंक्रीज होने से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज होती है। एरिया इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। तो आपने जितना भी आपने ज़्यादा आप डिप करेंगे, इलेक्ट्रोड को आप जितना ज़्यादा डिप करेंगे, इतनी आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, ख्याल आया? इसलिए तो आप जो कार की बैटरी है ना, इसमें आप वाटर डालते हो, थोड़े थोड़े टाइम पे आप वाटर डालते हो। क्यों वाटर डालते हो? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोलाइट सरफेस है ना, उसकी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो जाती है, ऐसे आ जाती है। तो आपने ऐसे यहाँ पे वापस आपने फुल कर दिया, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। देन आपने तीसरा इफेक्ट क्या होगा कि अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो ये तो इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल है ना, और इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के बारे में आपने स्टडी कर लिया कि भाई उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो उसकी इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच का जो डिस्टेंस है, वो भी आयन और विषय का डिस्टेंस इसका क्या हो जाता है? कम हो जाता है। वो इजीली वो ट्रैवल कर सकता है, तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ओके, वो तीन फैक्टर हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला वाला फैक्टर कौन सा था कि भाई डिस्टेंस इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। देन आफ्टर उसका डिप ज़्यादा करने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। देन आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज करने से भी उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। और तीन फैक्टर आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, तो फर्स्ट हम लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज इंक्रीज आर, इंटरनल रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर देती है।
सेकेंड, larger dipping of electrodes वो क्या कर लेगी, डिक्रीज आर करेगी, ठीक है। देन आपका थर्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज सो दैट आर इज डिक्रीज। ये आपका आर डिक्रीज होता है तो क्या होता है, अगर ये आपका आर डिक्रीज होगा तो यहाँ पे देखिए कि भाई आपका जो यहाँ पे आर डिक्रीज हो गया, टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया तो आर आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो आर आपका डिक्रीज हो जाएगा तो यहाँ पे करंट का फ्लो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर करंट का फ्लो इंक्रीज हो जाएगा तो आपका पावर का मीन्स का इक्वेशन क्या होता है, बेसिक पावर का क्या इक्वेशन होता है, पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई। और वी इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, आई आर आप लिख सकते हो। तो पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ये जो पावर बताती है ना वो एक हीट लॉस के बारे में बताती है। किसके बारे में, हीट लॉस के बारे में। अगर इनसाइड आपका जो इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज होगा तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। अगर करंट डबल हो गया तो आपकी जो एनर्जी है ना वो हीट एनर्जी में मीन्स के 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। पहले आपकी एनर्जी पर सेकेंड 1 जूल एनर्जी आपकी हीट एनर्जी में मीन्स के लॉस्ट होती थी। देन आपने क्या कर दिया, टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो उसकी करंट 2 टाइम्स ज़्यादा हो गई। अगर 2 टाइम्स ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो आई स्क्वायर। तो पहले ओनली पर करंट की वैल्यू 1 ही थी तो यहाँ पे 2 एम्पियर हो गए, तो हमारी जो हीट एनर्जी थी वो 4 टाइम्स ज़्यादा हीट लॉस में हो गए कन्वर्ट, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है केमिकल एनर्जी वो 4 टाइम्स हो ज़्यादा किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। आपने देखा कि भाई आपकी फ़ोन की बैटरी भी है ना वो हीटअप होने लगती है। क्यों हीटअप होने लगती है, क्योंकि उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो गया। तो टेम्परेचर ज़्यादा होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है भाई, डिक्रीज हो जाती है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होने से रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज हो गई तो करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। करंट की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी तो आई स्क्वायर आई के फॉलो करने से उसका पावर इसके जो हीट लॉस में कन्वर्ट होता है उसकी वैल्यू भी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए सभी डिवाइस क्या करने लगते हैं, हीटअप करने लगते हैं। अगर आपने वहाँ पे वेंटिलेटर आपने एयर का नहीं प्रोवाइड किया तो आपका फ़ोन इसके ब्लास्ट भी हो सकता है, आपकी फ़ोन की बैटरी ब्लास्ट भी हो सकती है। ऐसा केस आपने स्टडी किया है, ठीक है। आपका न्यूज़पेपर में आया होगा कि भाई ये फ़ोन की बैटरी आपकी ब्लास्ट हो गई। उसका रीज़न क्या है कि उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन आपने एयर का नहीं करवाया है, ठीक है। आप प्रॉपर वेंटिलेशन एयर का नहीं करवाएंगे तो उसका तो टेम्परेचर इंक्रीज ही हो गया जाएगा ना, और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होकर जाएगी। तो यहाँ पे आर की रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होना हमारे लिए डिसएडवांटेजेस है, ख्याल आया, क्योंकि करंट की वैल्यू ज़्यादा हो सकती है। ओके, तो ये सभी फैक्टर हमारे बीच के रेजिस्टेंस को डिक्रीज करने के लिए डिपेंडेंट है। उसके बीच का डिस्टेंस अगर आप इंक्रीज करेंगे तब भी क्या हो जा, उसकी इंक्रीज आर हो जाएगी। देन आप लार्ज डिपिंग होने से भी डिक्रीज आर होती है। देन आप टेम्परेचर इंक्रीज करने से उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। देन आप हमको क्या करना है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की हमको डेफिनेशन बनानी है कि भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, ये कोई एक फोर्स नहीं है, वो क्या होती है, एक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी, देखिए कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे वापस लाना है। एक कंटिन्यूसली 1 रोटेशन करने के लिए आपको कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी। आपने रास्ते में क्या लगा दिया, एक रेजिस्टेंस लोड लगा दिया, ख्याल आया। ओके, तो आपने ये जो बैटरी है ना वो बैटरी उसको 10 वोल्ट एनर्जी देती है। देखिए तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा और इतना उसने रेजिस्टेंस ट्रांसफर कर लिया तो 2 वोल्ट बैटरी है, 2 वोल्ट पोटेंशियल उसने यूज़ कर लिया। यहाँ पे 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, देन आपने 9 वोल्ट ने 10 वोल्ट। तो यहाँ तक आई तो उसने 10 वोल्ट एनर्जी यूज़ कर ली। देन आपने वापस उसको क्या मिलेगी 10, यहाँ तक का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो आपको 1 शक्ल लगाने के लिए आपका 1 कूलम चार्ज था। आप मान लीजिए कि आपके पास 1 यूनिट कूलम चार्ज है, ठीक है। 1 यूनिट चार्ज है तो 1 यूनिट चार्ज क्या होता है, 1 कूलम ही होता है ना। तो 1 कूलम चार्ज को ऐसे रोटेशन करवाने के लिए आपने कितनी एनर्जी दी, आपने 10 वोल्ट एनर्जी दी। तो ईएमएफ का यूनिट क्या हो गया भाई, 10 वोल्ट हो गया। ख्याल आया आपको। तो ईएमएफ का यूनिट क्या हो गया, 10 वोल्ट। ईएमएफ ओनली फॉर क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पर उसका यूनिट न्यूटन नहीं है। उसका यूनिट क्या है कि भाई एनर्जी है, जूल है, जूल पर चार्ज। आप उसको एनर्जी दे रहे हो पर कूलम चार्ज को, तो जूल पर चार्ज, तो जूल पर चार्ज मीन्स के वग्नन अपॉन क्यू इज इक्वल टू हम क्या बोलते हैं उसको, बेसिकली पोटेंशियल हम बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, एक वोल्टेज में कन्वर्ट हो गई। क्या है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या होता है, एक वोल्टेज होता है, एक एनर्जी मीन्स के जूल भी लिख सकते हो। ख्याल है आपको।
तो बेसिकली ऐसा क्यों ये यहाँ पे है कि भाई फोर्स होने से नाते भी उसका यूनिट हम न्यूटन नहीं लिखते, उसका यूनिट हम जूल लिख देते और उसका यूनिट हम पोटेंशियल भी लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए कि भाई ये जो फोर्स लगेगा वो किस पे लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, पर वो कौन लगाएगा? अगर उसके पास एनर्जी हो तभी वो फोर्स लगाती है ना। आपके पास अगर एनर्जी है तभी आप कोई भी वस्तु को आप फोर्स लगा सकते हो, ठीक है, और फोर्स लगा के उसका डिस्प्लेसमेंट करवा देते हो और उसको भी आप वर्क डन करवा देते हो। ओके, तो बेसिक यहाँ पे कॉन्सेप्ट भी क्या कहती है कि भाई इसके पास एनर्जी है तो उसका एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगाया। अगर उसके पास एनर्जी नहीं है तो फोर्स कैसे लगाएगा? तो बेसिकली जो ईएमएफ है ना, दिस इज द वन टाइप ऑफ द फोर्स। वो फोर्स भी है और एनर्जी भी है। अगर एनर्जी है तो फोर्स लगेगा ना। ख्याल आया आपको? अभी समझ में आता है कि भाई आपको इलेक्ट्रॉन को वन रोटेशन करवाना है, आपके सर्किट में वन रोटेशन आपको करवाना है, तो आपको उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ख्याल आया? ओके, तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है पूरी सर्किट कंप्लीट करने के लिए। देन पर मैं क्या करता हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ तक ही भेजना है, इसका नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तक भेजना है। तो अब हमको कितना वर्क करना पड़ेगा? उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल वोल्टेज भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन इसके नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल तक आने के लिए उसने कितनी एनर्जी दी उसके लिए? देखिए, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उसमें कितनी एनर्जी का यूज़ किया आपने? 8। और पूरा सर्किट कंप्लीट करने के लिए उसने कितनी एनर्जी का यूज़ किया? 10। तो आपका ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई? 10। और टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू कितनी आई? 8 आई। तो दोनों की आपको डेफिनेशन लिखनी है। और देना पर ये टर्मिनल वोल्टेज हुई और आप बोलते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस किस किस का होता है? 2 पॉइंट का। आपने यहाँ से एक पॉइंट को चूज कर लिया और एक पॉइंट का चूज कर लिया, तो आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आप कितनी एनर्जी को यूज़ करते हो? ख्याल आया? आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आप कितनी एनर्जी का यूज़ करते हो? उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। आपको अभी मालूम पड़ा कि भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, आपने आगे भी स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और टर्मिनल वोल्टेज हम किसको बोलते हैं कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाने के लिए आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। और ईएमएफ हम किसको बोलते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एक पूरा रोटेशन करवाने में आपको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इट इज़ नॉन एज द ईएमएफ। तो मैं यहाँ पे ईएमएफ की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ और टर्मिनल वोल्टेज की भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे दोनों की डेफिनेशन लिख दी है। ईएमएफ ऑफ सेल्स, देखिए, इफ अमाउंट ऑफ द वर्क डन इन रोटेटिंग 1 यूनिट चार्ज, आपके 1 यूनिट चार्ज को आपको ले जाना है कहाँ से कहाँ तक? नेगेटिव टू आपको वापस नेगेटिव में ही आना है, ठीक है। थ्रो आउट दी 1 कंप्लीट साइकिल, आपको कंप्लीट 1 साइकिल करनी है। इट इज़ द बेसिकली एनर्जी, इट्स यूनिट्स इज जूल पर कूलम। आपने जो एनर्जी लगाई है वो पर कूलम चार्ज पे लगाई है ना, तो जूल पर कूलम को हम क्या बोल सकते हैं? कि वोल्ट बोल सकते हैं। टेनर पर दूसरी हमारी डेफिनेशन है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखिए कि भाई वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज वाइल मूविंग द फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू अदर आउट टर्मिनल। मीन्स के वन टर्मिनल को आपको एक दूसरा टर्मिनल पे आपको जाना है, तो वो वाली सर्किट पे आप जितनी भी एनर्जी आप यूज़ कर सकते हो उसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आप बोल सकते हैं। और उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। उसका यूनिट क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या है कि आपने सर्किट में आपने देखा कि भाई आपका नेगेटिव चार्ज को यहाँ से आपको एनर्जी देते हैं सोर्स में से, और नेगेटिव चार्ज ऐसे रोटेशन होके और वापस यहाँ तक आ जाती है। और आउटर साइड में वो कैसा फ्लो करती है? नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। और इनसाइड वो कैसा फ्लो करती है? पॉजिटिव चार्ज को इनसाइड। वो पूरे का पूरे इसका रोटेशन करने के लिए आपने जितनी एनर्जी दी उसको हम बोल सकते हैं भाई ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और देन आफ्टर आपको ये चार्ज तो ओनली फॉर पॉजिटिव टर्मिनल पे ही ले जाना है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल पे ही ले जाना है। तो इसके लिए आपने जितनी एनर्जी दी उसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं। टर्मिनल टू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपल सा पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोल सकते हैं? आपको 2 पॉइंट चूज करना ले रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, हम उसको क्या बोल सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट। और ये उसको हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हम बोल सकते हैं, ठीक है। ओके।